क्लासिकल सेमाफोर प्रॉब्लम्स की हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम। जो डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम है इसमें हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं हम उनको अज्यूम करते हैं एज फिलोसोफर्स, जिनका सिर्फ काम होता है थिंकिंग एंड ईटिंग। ये प्रोसेसेस आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते। जिस तरह हमें यहाँ पर ये जो फिगर दी हुई है, ये जो 5 चेयर्स हैं ये हमारे पास फिलोसोफर्स हैं, और बीच में ये एक राइस बोल शेयर कर रहे हैं। राइस बोल जो है वो आपका डेटा सेट है जो ये फिलोसोफर्स शेयर कर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं हमारा शेयर्ड डेटा है। और ये डेटा हम उसी वक्त एक्सेस करेंगे जब एक प्रोसेस या फिलोसोफर अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। और राइस बोल में से डेटा लेने के लिए यानी कि ईटिंग करने के लिए हर फिलोसोफर को 2 चॉपस्टिक्स चाहिए होती हैं। हमारे पास यहाँ पर 5 फिलोसोफर्स हैं और 5 ही चॉपस्टिक्स हैं। तो चॉपस्टिक्स जो हैं वो हमारे सेमाफर्स हैं, फिलोसोफर्स जो हैं वो प्रोसेस है, और राइस जो है हमारा शेयर्ड डेटा है। अब ये जो फिलोसोफर्स हैं इनका काम सिर्फ सोचना और राइस बॉल में से जो है वो डेटा लेना है। अब ये फिलोसोफर्स आपस में बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करते। जब भी किसी फिलोसोफर को डेटा चाहिए होता है, राइस बोल को एक्सेस करना होता है, तो वो अपने लेफ्ट और राइट जो 2 चॉपस्टिक्स हैं उनको उठाता है और वहां से जो है वो ईटिंग स्टार्ट कर देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो भी एक फिलोसोफर है उसे जो है वो ईटिंग के लिए एक नहीं 2 चॉपस्टिक्स चाहिए, अपनी लेफ्ट वाली और अपनी राइट वाली। क्योंकि एक चॉपस्टिक्स जो है उससे जो फिलोसोफर है वो राइस बोल में से जो है वो डेटा नहीं ले सकता जो आपका शेयर्ड डेटा है। तो इसीलिए अगर फिलोसोफर आई हमारे पास है, लेट सपोज वी हैव फिलोसोफर, हम इसको नंबरिंग दे देते हैं कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 5 फिलोसोफर्स हैं, फिलोसोफर नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब मैं कहती हूं कि यहाँ पे सपोज दैट फिलोसोफर नंबर 2 जो है उसने ईटिंग करनी है। तो वो फिलोसोफर जो फिलोसोफर 2 है वो चेक करेगा अपनी लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली दोनों चॉपस्टिक्स अवेलेबल है या नहीं है। और वो अवेलेबल कब होंगी? जब उसका लेफ्ट नेबर और राइट नेबर जो है वो ईटिंग नहीं कर रहा होगा, वो ईटिंग स्टेट पे नहीं होगा, तभी उन दोनों ने चॉपस्टिक्स जो है वो यहाँ पर स्पेयर रखी हुई होंगी। तो क्या होगा कि आपका जो फिलोसोफर है, हम कहते हैं कि अगर एक फिलोसोफर आई है, सपोज फिलोसोफर 2 है, ठीक है। 2 ने अगर डेटा जो है वो एक्सेस करना है, राइस बोल को एक्सेस करना है, तो वो चॉपस्टिक नंबर 2 की वेट सिग्नल कॉल देगा, यानी कि उसे सेमाफोर नंबर 2 चाहिए, और 2 + 1 मॉडुलस 5, और उसे चाहिए सेमाफोर जो उससे नेक्स्ट है यानी कि 3, क्योंकि 2 + 1 3, और 3 को जब हम 5 से मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास आंसर उसका 3 ही आ जाएगा। अब अगर इधर हम इन चॉपस्टिक्स को भी जो है, जो ये हमारे सेमाफर्स हैं 5 सेमाफर्स, इसको भी हम नंबरिंग दे देते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब जो ये हमारे पास सेमाफोर फिलोसोफर 2 है, ये पहले वेट सिग्नल देगा 2 वाले सेमाफोर का, ठीक है। अगर और देन ये वेट सिग्नल देगा अपने
2+1 जो कि 3 सेमाफर है उसका, यानी कि वो अपना लेफ्ट और राइट सेमाफर, उसे ये दोनों सेमाफर्स चाहिए होंगे टू एक्सेस दिस डेटा। तो इसीलिए सेमाफर को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो है वो वेट कॉल होती है। तो उसने चॉपस्टिक आई, मतलब जो टू ने ही अगर सेमाफर एक्सेस फिलोसफर टू ने ही सेमाफर एक्सेस करना था, तो वो चॉपस्टिक टू और चॉपस्टिक थ्री की वेट कॉल देगा। अगर तो वेट कॉल सक्सेसफुल हो जाती है तो वो ईटिंग स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही वो ईटिंग खत्म करेगा तो वो दोनों चॉपस्टिक्स अपनी लेफ्ट वाली और राइट वाली, मतलब चॉपस्टिक नंबर 2 एंड नंबर 3, दोनों को सिग्नल कर देगा, यानी कि दोनों को रिलीज कर देगा और दोबारा से थिंकिंग स्टेट में चला जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से सेमाफर ईटिंग परफॉर्म कर सकता है, जब उसके पास उसकी दोनों लेफ्ट और राइट चॉपस्टिक्स, एक प्रोसेस उस टाइम पे ईटिंग कर सकता है जब उसके पास उसकी लेफ्ट और राइट सेमाफर्स यानी कि चॉपस्टिक्स जो है वो अवेलेबल। अब इस सिचुएशन में हमारे पास डेडलॉक्स भी आ सकता है। डेडलॉक ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पर 5 फिलोसोफर्स हैं तो 5 ही चॉपस्टिक्स हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर लेफ्ट लेफ्ट वाली चॉपस्टिक्स पहले सेलेक्ट करनी है तो हर फिलोसोफर अपनी अपनी लेफ्ट वाली चॉपस्टिक उठा ले, ठीक है। और जब वो राइट वाली उठाने लगे तो राइट वाली चॉपस्टिक ऑलरेडी उसके नेक्स्ट फिलोसोफर ने जो है वो उठाई हुई हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास डेडलॉक आ सकता है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, या तो हम ये कहते हैं कि आपके पास जो एक टेबल है उस पे 5 फिलोसफ, अगर आपके पास 5 सेमाफर्स हैं, 5 चॉपस्टिक्स हैं, तो फिलोसफर्स जो है वो 5 ना वो 4, ठीक है। या फिर हम जो है वो फिलोसफर्स को कहें कि वो चॉपस्टिक्स तभी उठाए जब वो चेक कर ले कि पहले दोनों ही अवेलेबल हैं। और एक हमारे पास इसका एसिमेट्रिक सॉल्यूशन है, जो कहता है कि ऑड नंबर वाले जो फिलोसफर्स हैं वो सबसे पहले अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक उठाएं फिर राइट उठाएं, मगर जो इवन नंबर वाले फिलोसफर्स हैं वो पहले अपनी राइट चॉपस्टिक उठाएं और फिर लेफ्ट चॉपस्टिक उठाएं। यहाँ पे जैसे हमने नंबरिंग की थी, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारे पास जो एसिमेट्रिक सॉल्यूशन है वो कहता है कि जो ऑड नंबर वाले फिलोसफर्स हैं, यानी कि 1 एंड 3, ठीक है, ये आपके पास अपनी पहले लेफ्ट चॉपस्टिक उठाएं। 1 और 3 पहले अपनी अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक्स उठाएं, ठीक है। उसके बाद ये अपनी राइट चॉपस्टिक एक्सेस करें। और जो इवन नंबर वाले सेमाफर्स फिलोसफर्स हैं वो पहले अपनी राइट चॉपस्टिक उठाएं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके पास जो ऑड नंबर वाले हैं उसको ने अगर ईटिंग करनी है तो वो ऑलरेडी अपनी अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक उठा चुका होगा। जिस तरह यहाँ पर ये नंबर 3 है, ये ऑड है, तो इसने अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक पहले ही उठा ली होगी। तो जैसे ही 2 जो इवन नंबर है, जो 3 की चॉपस्टिक लेफ्ट है वो 2 के राइट पर है, तो जैसे ही 2 अपनी राइट चॉपस्टिक चेक करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो थर्ड फिलोसोफर है उसने ये चॉपस्टिक्स ले ली है, तो इसीलिए वो जो 2 है वो वेट करेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो डेडलॉक को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय हैविंग इक्वल नंबर ऑफ फिलोसोफर्स एंड चॉपस्टिक्स। अब आपके पास जो डेडलॉक है ये किस वजह से आता है, सेमाफर्स में प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, कि आपने कभी भी सेमाफर में सिग्नल एक प्रोसेस पहले नहीं कर सकता जब तक वो वेट नहीं करेगा। तो वेट कॉल एक सेमाफर पहले करेगा और देन सिग्नल कॉल करेगा। और इसी तरह एक सेमाफर दो दो दफा वेट कॉल, एक प्रोसेस जो है वो दो दो दफा वेट कॉल फॉर वन सेमाफर नहीं कर सकता। और इसी तरह जो एक प्रोसेस है वो एक सेमाफर के लिए पहले वेट करेगा, देन वो सिग्नल की कॉल करेगा। और हम
अगर एक प्रोसेस ने सेमाफर की वेट कॉल की है तो उसके लिए मस्ट है कि वो उसी सेमाफर के लिए सिग्नल कॉल करे, दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करे। ऐसा नहीं हो कि वो वेट कॉल कर दे और उसके बाद वो सिग्नल कॉल ना करे, या ऐसा नहीं हो कि वो वेट कॉल करे ही ना और बार बार उसी सेम सेमाफर के लिए वो प्रोसेस जो है वो सिग्नल कॉल कर रहा हो। तो ये तीन सिचुएशंस जो हैं, इस तरह से हम वेट और सिग्नल की कॉल्स जो है वो प्रोसेस से नहीं करवा सकते। अगर हम इस तरह से कॉल्स करवाएंगे कि प्रोसेस जो है वो सेमाफर को सिग्नल पहले कर दे और वेट बाद में करे, या सेम सेमाफर को दो दो दफा वेट करवा दे, या दोनों में से कोई एक सिग्नल या वेट एक सेमाफर के लिए स्किप कर दे, तो उसमें हमारे पास डेडलॉक और स्टारवेशन आ सकती है। एक हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मॉनिटर्स का। मॉनिटर्स भी हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे। एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कैसे, कि मॉनिटर को हम इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास एक क्लोज्ड एरिया है जिसमें हमारा शेयर्ड डेटा है, और उस डेटा में या उस एरिया में एक प्रोसेस उसी टाइम पे जाएगा जब उसके पास उस डेटा की एक्सेस अलाउ होगी, और बाकी सारे प्रोसेसेस उस पर्टिकुलर डेटा के लिए क्यू में वेट करेंगे। जिस तरह यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है कि ये जो है हमारे पास, ये जो सर्कल है, ये एक मॉनिटर है जिसके अंदर आपका कोड, ऑपरेशन और शेयर्ड डेटा है। अब इस शेयर्ड डेटा के पास इसकी एक एंट्री क्यू है, तो इस शेयर्ड डेटा में को एक्सेस इस क्यू में से एट अ टाइम वन प्रोसेस ही करेगा, बाकी सारे लाइन में वेट करेंगे। अगर आपके पास जो शेयर्ड डेटा है उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, और एक से ज्यादा जो वेरिएबल्स हैं उसके लिए आप एक से ज्यादा क्यूज बना सकते हो। जिस तरह अगर हमारे पास एक्स और वाई दो टाइप का शेयर्ड डेटा मॉनिटर में अवेलेबल है, तो हम x के लिए अलग क्यू बना लेंगे और y के लिए अलग, कि जिस प्रोसेस ने x को एक्सेस करना है वो x के लिए वेट कॉल देगा कि मैं सिर्फ डेटा x का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। और जब वो x पे काम कर लेगा तो उसके बाद वो x की सिग्नल कॉल देगा कि मैंने x के ऊपर काम कर लिया है, तो नेक्स्ट जो भी प्रोसेस x के लिए वेट कर रहा है वो एक्स को एक्सेस कर सकता है। सिमिलरली हम वाई के लिए भी ऐसे ही करेंगे, अगर कोई वाई के लिए वेट कर रहा है तो वाई डॉट वेट की कॉल वो देगा कि मैं सिर्फ वाई वाले डेटा के लिए वेट कर रहा हूँ। जिस तरह यहाँ पर जो है, अगर एक प्रोसेस वेट ऑपरेशन इन्वोक करता है एक्स डेटा के लिए, तो उसके बाद उसे जब तक वो सिग्नल नहीं दे देता, सिग्नल ऑपरेशन नहीं एग्जीक्यूट कर लेता एक्स के लिए, कोई दूसरा प्रोसेस क्यू में से एंटर नहीं जा सकता। और जैसे ही वो सिग्नल की कॉल या सिग्नल ऑपरेशन फॉर एक्स एग्जीक्यूट करता है, तो दूसरे जो प्रोसेस जो ऑलरेडी एक्स की क्यू में वेट कर रहे होते हैं वो एक्स को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये शेयर्ड डेटा है जिसमें एक्स और वाई दो कंडीशंस हैं, तो जिस प्रोसेस ने एक्स के हिसाब से डेटा एक्सेस करना है उसकी क्यू अलग बन गई, और जिसने वाई के हिसाब से करना है उसकी क्यू यहाँ पर अलग बन चुकी है। इसी तरह अगर हम देखें कि एक प्रोसेस पी है जिसने एक्स सिग्नल इन्वोक किया है, यानी कि उसने एक्स को रिलीज कर दिया, और प्रोसेस क्यू जो है वो एक्स का वेट कर रहा है, तो क्या होगा? पी और क्यू एक साथ तो पैरेलली काम नहीं कर सकते, तो क्या होगा कि क्यू रिज्यूम हो जाएगा, यानी कि जब ये सिग्नल दे देगा तो क्यू का वेटिंग टाइम खत्म होगा और क्यू एक्स को ऊपर काम शुरू कर देगा, और उसके बाद पी जो है वो वेट करेगा। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, सिग्नल एंड वेट। कि अगर जो है वो पी ने सिग्नल दे दिया है, तो क्यू तब तक नहीं मॉनिटर में जाएगा जब तक पी जो है वो मॉनिटर से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि हमने अभी देखा है कि मॉनिटर के अंदर एट अ टाइम एक ही प्रोसेस जाएगा, और वो ही जो है वो बाकी प्रोसेसेस जो हैं वो बाहर क्यू में वेट करेंगे। इसी तरह सिग्नल एंड कंटिन्यू, Q waits until P either leaves the monitor or waits for an other condition। और अगर Q बाहर वेट कर रहा है एक्स का एक्स डेटा एक्सेस करने का, तो उसको तब तक वेट करना है जब तक P मॉनिटर छोड़ नहीं देता या फिर किसी और कंडीशन का वो वेट नहीं करता। तो दोनों ही सिचुएशंस के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और जिस लैंग्वेज में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है।
जी। तो जो हमने डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम देखी उसको हम मॉनिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। और उसका यहाँ पर जो है हमारे पास कोड भी अवेलेबल है कि मॉनिटर्स डाइनिंग फिलोसोफर, ये एक फंक्शन बना हुआ है। जो फिलोसोफर है आपके पास वो तीन काम करते हैं, उसकी हमेशा तीन स्टेट्स रहती हैं: थिंकिंग, हंग्री एंड ईटिंग। थिंकिंग मीन्स कि वो जो आपका फिलोसोफर है वो आइडल बैठा हुआ है, उसने अभी कोई काम नहीं करना। हंग्री मीन्स कि उसे डेटा चाहिए राइस बॉल में से, उसे जो शेयर्ड राइस बॉल है उसको एक्सेस करना है, वो उसके लिए वेट कर रहा है, मतलब उसके लिए रेडी है। और ईटिंग मीन्स कि उसने राइस बॉल को एक्सेस कर लिया है और वो उसके ऊपर काम कर रहा है। तो इसी तरह हमारे पास जो ये है, हमारे पास स्टेट फाइव दी हुई है क्योंकि हमारे पास फाइव ही फिलोसफर्स हैं। देन हमारे पास जो है वो फंक्शन है पिकअप का। ठीक है कि जो फिलोसफर है उसने चॉपस्टिक्स पिकअप करनी है, तभी वो ईटिंग स्टार्ट करेगा। और एक हमारे पास फंक्शन है पुट डाउन का। तो पिकअप फिलोसफर, जो भी फिलोसफर आई होगा, सबसे पहले उसकी स्टेट चेक की जाएगी। अगर वो हंग्री है तो फिर हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट क्या करेंगे कि क्या उसकी दोनों चॉपस्टिक्स अवेलेबल हैं या नहीं है। टेस्ट का फंक्शन जो है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है कि अगर आपका जो फिलोसोफर है, ठीक है, उसके लेफ्ट और राइट वाले फिलोसोफर्स, ठीक है, उसका राइट और लेफ्ट फिलोसोफर अगर दे आर नॉट ईटिंग, नॉट इज इक्वल्स टू ईटिंग, के लेफ्ट राइट फिलोसोफर्स की जो स्टेट है वो ईटिंग नहीं है, और जो आपका ये वाला फिलोसोफर है वो हंग्री है, तो आई की जो स्टेट है वो ईटिंग कर दो, यानी कि उसका ना लेफ्ट वाला ईट कर रहा है ना राइट वाला ईट कर रहा है, तो उसको चॉपस्टिक्स मिल सकती हैं और वो ईटिंग परफॉर्म करेगा। जब तक वो ईटिंग परफॉर्म नहीं कर लेता तब तक वो बाकी जो फिलोसफर्स हैं वो वेट करेंगे, जो उसके लेफ्ट और राइट वाले हैं। जैसे ही वो ईटिंग परफॉर्म करेगा वो सिग्नल की कॉल दे देगा। सिग्नल मींस कि वो रिलीज कर देगा चॉपस्टिक्स को। ये आपके पास इनिशियलाइज कोड दिया हुआ है कि इनिशियली आपके पास जो पांच फिलोसफर्स हैं उनकी स्टेट जो है वो थिंकिंग होगी। और जब टेस्ट से हम बाहर आ जाएंगे और हम चेक कर लेंगे कि आपका जो फिलोसोफर है वो ईट नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो वेट करेगा। अगर तो उसके पास जो है वो उसके नेबर्स नहीं ईटिंग कर रहे, ये कंडीशन हमारे पास पूरी ट्रू हो जाती है तो वो ईटिंग करेगा। मगर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके पास जो वो सेमाफर है वो वेट करेगा। नेक्स्ट, इसी तरह जब आपका फिलोसोफर पिकअप कर लेगा चॉपस्टिक्स तो उसके बाद उसको पुट डाउन भी करना होगा। तो पुट डाउन के लिए क्या है कि जो फिलोसोफर है वो अपनी स्टेट को थिंकिंग में चेंज कर देगा, कि अब ना वो हंग्री है ना वो ईटिंग है, और अपने लेफ्ट और राइट वाले जो नेबर्स हैं उनको जो है वो टेस्ट फंक्शन में पास ऑन कर देगा कि अगर उनमें से किसी को चॉपस्टिक्स चाहिए तो वो एक्सेस कर सकते हैं। इसको अगर हम इस तरह से लें कि हमारे पास जो है वो फिलोसोफर नंबर टू ही हम लेते हैं कि आई जो है हमारे पास यहाँ पर टू है। इफ टू इज हंग्री, ठीक है, तो टू क्या करेगा, टू की स्टेट हंग्री हो गई है तो टू हमारे पास पहले जाएगा टेस्ट में। यहाँ पे जब टू हमारे पास टेस्ट में जाएगा तो हम पहले चेक करेंगे कि टू प्लस फोर, ठीक है, मॉडुलस फाइव, ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा वन। ठीक है, यानी कि उसका लेफ्ट सेमाफर, ठीक है, लेफ्ट सेमाफर अगर उसका जो है वो ईट नहीं कर रहा, ठीक है, आई टू प्लस फोर इज सिक्स एंड सिक्स मॉडुलस फाइव इज वन, ठीक है, और उसका राइट सेमाफर जो है, यानी कि ये वाला जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टू प्लस वन थ्री, ठीक है, अगर उसका लेफ्ट जो पहला वाला फिलोसोफर है और राइट फिलोसोफर, ठीक है, ये ईटिंग नहीं कर रहा, तो इट मीन्स के
उसकी लेफ्ट और राइट वाली जो चॉपस्टिक्स है वो भी फ्री है। और टू की स्टेट अगर हंग्री है तो टू हमारे पास चेंज हो जाएगा हंग्री ईटिंग स्टेट में। और जब टू हमारे पास ईटिंग स्टेट में चेंज हो जाएगा, जब तक वो ईटिंग नहीं कर लेता, वो यहाँ पर इसी तरह से जो है वो दोनों सेमाफर्स को अपने साथ, दोनों चॉपस्टिक्स को अपने साथ एंगेज करेगा, और जैसे ही उसका काम हो जाएगा वो सिग्नल की कॉल दे देगा। उसके बाद जब उसने पुट डाउन करना है, यानी कि उसने चॉपस्टिक्स दोनों रख देनी है फिलोसोफर ने, तो फिलोसोफर अपनी स्टेट को, जो टू वाला था वो थिंकिंग कर देगा, और उसका जो लेफ्ट फिलोसोफर था, जो उसका लेफ्ट नेबर था, जो कि हमारे पास आया था वन, और जो उसका राइट नेबर था थ्री, उसको टेस्ट वाले फंक्शन में पास कर देगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। और सेम इसी तरह वन का फिर हम नेबर चेक करेंगे, लेफ्ट नेबर जो कि होगा जीरो, और राइट नेबर चेक करेंगे जो कि हमारे पास होगा टू। तो हम चेक करेंगे क्या वो दोनों ईटिंग स्टेट में तो नहीं है, और वन हंग्री भी है, तो इसी तरह वन ईटिंग स्टार्ट कर देगा। और इसी तरह थ्री के लिए भी चेक करेंगे कि 3 + 4 आपके पास जो उसका लेफ्ट नेबर है यहाँ पे आ जाएगा टू, टू, और उसका जो राइट नेबर है वो होगा फोर। क्या ये दोनों फिलोसोफर्स ईटिंग तो नहीं कर रहे, और थ्री हंग्री भी है, तो इस तरह थ्री भी हमारे पास जो है वो ईटिंग स्टेट में चला जाएगा। जो हमारे पास डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम है, इसमें फिलोसोफर हमेशा पहले पिकअप का फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ही वो पुट डाउन का फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो इस वाले प्रोसीजर में मॉनिटर्स के साथ जब हम डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम को डील करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डेडलॉक नहीं आता, बट स्टारवेशन पॉसिबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक फिलोसोफर जो है वो बार बार चॉपस्टिक्स को एक्सेस कर रहा हो, और उसके जो नेबर्स हैं उनको मौका ना मिल रहा हो। जी। अब इसी तरह हमने मॉनिटर्स को देखा था कि मॉनिटर्स में जो है हमारे पास एक क्यू एसोसिएटेड होती है, जो कि स्पेसिफिक शेयर्ड डेटा का वेट कर रहे होते हैं, उन प्रोसेसेस की क्यूज होती हैं। तो उस क्यू में से जो है हम प्रोसेस को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे भी, मगर ये फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एक मॉनिटर्स के पास क्यू बनी हुई है, उसमें कुछ हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस होंगे, कुछ लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस होंगे। तो हम मॉनिटर्स में हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कोशिश यही होती है कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेसेस हैं क्यू में से पहले उनको सेलेक्ट किया जाए। तो इसमें हम लोग मॉनिटर्स में अगर एक प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा है किसी एक शेयर्ड डेटा का, जिस तरह यहाँ पर अगर एक्स के लिए वेट कर रहा है और एक्स अभी रिलीज हुआ है, तो अगर तो उस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी तो उसे जो है ये मॉनिटर में एंट्री मिल जाएगी। मगर अगर उसकी जो प्रायोरिटी है वो लो है और उससे हाई प्रायोरिटी के प्रोसेसेस भी वेट करें, तो हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को प्रेफर किया जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास एक सिंगल रिसोर्स है, तो उसको भी पहले एक्सेस करने के लिए आपको पहले उसे एक्वायर करना पड़ेगा। जितने भी आप टाइम के लिए एक्वायर करेंगे आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, और फिर ही उसके बाद वो प्रोसेस जो है उसको उस रिसोर्स को रिलीज भी करना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे मॉनिटर्स के थ्रू अगर हम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, तो उसका कोड ये है बूलियन बिजी, कि अगर तो वो रिसोर्स बिजी है, ठीक है, तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। और अगर आपने कंडीशन एक्स के थ्रू रिसोर्स को एक्वायर करना है, तो एक्वायर में जो है जो प्रोसेस है जो वेट कर रहा है वो टाइम स्पेसिफाई करेगा कि कितने टाइम के लिए उसे चाहिए, ठीक है। अगर तो वो रिसोर्स बिजी है तो वो प्रोसेस वेट करेगा, अदरवाइज वो उसे एक्सेस कर लेगा। और इसी तरह रिलीज कॉल जब वो प्रोसेस करेगा कि इस रिसोर्स को रिलीज कर रहा है, तो वो उसका बिजी फॉल्स कर देगा, यानी कि वो शो करवा देगा कि रिसोर्स भी बिजी नहीं है और मैं उस शेयर्ड डेटा से भी बाहर आ गया हूँ। इनिशियली जो है हम सारे रिसोर्सेज को जो है वो बिजी फॉल्स रखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी रिसोर्स बिजी नहीं होता जब तक उसे कोई प्रोसेस एक्सेस नहीं कर लेता।
तो सिंक्रोनाइजेशन हमारे पास विंडोज, लिनक्स, थ्रेड सब में यूज होती है। विंडोज के हम लोग सिंक्रोनाइजेशन के मेथड्स जो हैं वो देख चुके हैं कि हम किस तरह से सेमाफर्स, म्यूटेक्स, इवेंट्स, लॉकिंग मैकेनिज्म, ये सारी चीजें यूज करके हम लोग विंडोज में जो प्रोसेसेस हैं उनको सिंक्रोनाइज करते हैं। और सेम इसी तरह लिनक्स में भी सेमाफर्स, एटॉमिक इंटीजर्स, स्पिन लॉक्स के बार बार वो चेक करेगा प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन ओपन है या नहीं है, रीडर राइटर्स वर्जन, ये सारी सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स जो हैं वो लिनक्स में भी इम्प्लीमेंट होती हैं।